नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शॉर्ट 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर 3 प्लिन टू पैरामाउंट वाले इस बैच के हमारी इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। साउंड अगर ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। जी जी, गुड इवनिंग। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। साउंड ठीक है? गुड मॉर्निंग के मैसेज तो काफी सारे आ चुके हैं, गुड इवनिंग के भी काफी सारे आ चुके हैं। ठीक है जी, सब कुछ सही है, सही है, सही है, क्लियर है, ओके है, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है। और अगर बात करें इधर तो इधर भी सब कुछ सही है। ठीक है जी। तो देखिएगा, हम कर चुके हैं ईडीएम्स। इसमें टोटल जो है वो 300 प्लस ईडीएम्स है इस पूरी अ, बात करें अगर इसकी वॉल्यूम वन के अंदर, पार्ट वन के अंदर 300 प्लस कुछ है, तो शायद शायद पता नहीं 300, शायद मुझे लगता है 57 या पता नहीं कितने के आसपास शायद कुछ ऐसी है ये, 355 वगैरह जो भी है, लेकिन वो सारी हम कर लेंगे ये। और जी गुड इवनिंग जी, ये साउंड ठीक है, सब कुछ सही है। तो फिलहाल देखिएगा, 81 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं डे 3 इडियम एंड फ्रेजेस। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, दोनों जो पीडीएफ है वो अपलोड की जा चुकी है। इसकी भी पीडीएफ आपको मॉर्निंग के अंदर मिल जाएगी जी, जो अभी हम क्लास करेंगे। फिलहाल देखिएगा, यहां पर है आपके पास, और यहां पर क्राई फॉर द मून, जिसका अर्थ निकलता है टू डिजायर द अनअटेनेबल। ये मतलब जिसको हम प्राप्त ना कर सके, नहीं है उस चीज की हमें इच्छा करना है एक तरह से ये। तो फिलहाल देखिएगा, जो चीज मिल ना सके उसकी लालसा करना, या किसी असंभव वस्तु की कामना करना, दैट इज कॉल्ड क्राई फॉर द मून। एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ करती है ईडीएम। फिलहाल देखिएगा एक बार कनेक्शन कैसे करेंगे ये। अगर सपोज करो छोटा बच्चा है जी ये, और पापा से कहता, बोले पापा, चिल्लाता जोर जोर से ये, नहीं मुझे तो मतलब कि चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चांद चाहिए, चांद चाहिए, चांद के लिए बार बार चिल्लाता है कि वो चाहिए। तो इसका मतलब वो किस चीज की कामना कर रहा है, एक तरह से किस चीज की वो लालसा कर रहा है, जो चीज मिल ही नहीं सकती है। देखिएगा दोस्त एक बार, क्राई का अर्थ निकलता है क्या? चिल्लाना। फोर का मतलब क्या होता है? के लिए। मैंने कहा मून का मतलब क्या होता है? चंद्रमा, यानी कि चांद। ये तो चांद के लिए चिल्लाना है एक तरह से। किसके लिए चिल्लाना? चांद के लिए चिल्लाना। ये तो चांद क्या मिल सकता है आपको? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो चीज मिल ना सके एक तरह से, ये मैंने कहा जो चीजें मिल ना सके उसकी क्या करना? लालसा करना, दैट इज गोल्ड क्राई फॉर द मून। है आपके पास में क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिग्रेट इन वैन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, यानी कहना चाह रहा है कि उस चीज के लिए पश्चाताप करना है एक तरह से, जो मिल ही ना सके एक तरह से। मतलब यूं कह सकते हैं व्यर्थ का पश्चाताप करना है एक तरह से, यानी व्यर्थ में पश्चाताना, या कह सकते हैं बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस करना, दैट इज कोल्ड क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्की। इसमें ध्यान रखिएगा, कभी कभार एग्जाम के अंदर, हालांकि एग्जाम में जो आती है ना मेनली वो यही आती है, स्पिल्ड मिल्क। मतलब यहां जो वर्ड है ना ये, वो ये आया करता है जनरली ये, और लेकिन है ईडीएम ये भी, यानी दोनों ईडीएम है। ये अर्थ यही निकलता है, व्यर्थ में पश्चाताप करना। अगर सपोज कीजिए आपने घर वालों ने, आपके घर वालों ने ये बोला, बोले बेटा एक काम करना, इसे दूध को जो है ना गर्म कर देना है एक तरह से। ये अब आपने गर्म किया नहीं है, गर्म नहीं किया, और वो क्या हुआ? फट गया जो दूध ये। अब जब फटा दूध, ये घर वाले जैसे आए, पता चला कि दूध फट गया, उसके बाद आप ये चिल्ला रहे हो उसके ऊपर। ये आपके पापा अगर आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, बोले क्या है ये फट गया दूध, ऐसे वैसे, कितना ही चिल्ला लो, क्या फटा हुआ दूध वापस सही हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब आप व्यर्थ में पश्चाताप कर रहे हैं। देखिए, क्राई का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। और यानी ऊपर, स्पिल्ड यानी क्या होता है? फटा हुआ। मिल्क यानी दूध। ये फटे हुए दूध के ऊपर अगर हम ये चिल्ला रहे हैं बार बार, ये बोले कैसे फट गया, तो कितना ही चिल्ला लो आप, ये क्या फटा हुआ दूध सही हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब व्यर्थ में पश्चाताप करना, दैट इज कॉल्ड क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। उसके बाद देखिए, कट अ सॉरी फिगर बार बार एग्जाम में आया करती है, टू गिव अ पुअर शो या टू गिव अ पुअर परफॉर्मेंस, यानी कि यूं कह सकते हैं कोई खास प्रभाव न बना पाना। ये ऑडिशन देने के लिए आपको पता है, जब भी कोई मूवी बनानी होती है ना, किसी डायरेक्टर वगैरह को, जो भी होता है एक तरह से ये, तो उस कंडीशन में एक ऑडिशन लिया करते हैं एक्ट्रेस का। ये हजारों एक्ट्रेस हो सकता है लाइन में लगती हुई है, फिर डायरेक्ट कहता बोले नहीं इसको कट कर दो, कट कर दो, उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। ये हुआ यूं कि वहां पर एक एक्ट्रेस चली गई एक तरह से उस मूवी का ऑडिशन देने के लिए ये, और जैसे उसका देखा कि नहीं यार, ये इसका जो फिगर है ना, ये
मूवी के अकॉर्डिंग नहीं है जी, जीरो फिगर वाली चाहिए। तो इन्होंने वो क्या किया, है जैसे वो अपना ऑडिशन दे रहे थे, या हो सकता है उसको कोई एक तरह से कुछ यूं छोटा सा एक सीन दे दिया गया मात्र 1 मिनट का कि आपको इस तरीके से एक्टिंग करनी है। ये तो देखिए डायरेक्टर ने जैसे देखा तो इसने कट बोले, तो कट करे यार, इसको कट करिए, सॉरी बोले माफ करना, ये आपका जो फिगर है नहीं वो हमारी मूवी के लायक नहीं है। इसका मतलब कोई खास प्रभाव न बना पाना एक तरह से, अपनी पुअर परफॉर्मेंस देना, दैट इज कोल्ड कट एज सॉरी फिगर। ये उसके बाद देखिएगा कट बोथ वेज, जिसका अर्थ निकलता आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, ये यानी दोनों पक्षों की तरफ से तर्क देना चाहिए, इधर भी और इधर भी है। इसने क्या किया, जब बात चल रही थी नहीं है तो देखो इसने क्या किया, कट का मतलब होता है काट देना, ही है बोथ का मतलब होता है दोनों, वेज का मतलब होता है तरफ। ये उसने दोनों तरफ से काट दिया, इधर से भी बात को काटा और इधर से भी बात को काटा। ही है बोल तेरी बात भी गलत है, इसकी बात भी गलत है, दोनों को काट दिया एक तरह से। इसका मतलब ये कहां तर्क दे रहा है, ये दोनों तरफ ही दे रहा है, ये दोनों की तरफ भी है एक तरह से। इसका अर्थ ये निकलता है कि दोनों की तरफ ही क्या देना, अपना तर्क देना एक तरह से। उसके बाद देखिएगा कट नो आइस, बहुत बार 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 रिपीट होती है, और खास तौर पर मैं बता दूं आपको क्लोज टेस्ट के अंदर भी बड़ा बेनिफिट करेगी ये ईडीएम। ये फिलहाल देखिएगा कनेक्शन कैसे हो गई है, टू फेल टू बैक एन इंप्रेशन, यानी प्रभावहीन होना, कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाना एक तरह से, ये दैट इज कॉल्ड कट नो आइस। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी आपके पास बर्फ पड़ी है और उस बर्फ को हमें यूं करना है कि यार ये बर्फ कैसे ना कैसे गर्म हो जाए, क्या अगर बर्फ को हम काट दे एक तरह से, ये तो क्या वो गर्म होगी? नहीं। आप कितना ही काट लो, कितने टुकड़े कर लो, वो तो ठंडी की ठंडी रहनी ही है। तो देखिए कट का मतलब होता है काटना, नो का मतलब होता नहीं, आइस यानी होता बर्फ। ये बर्फ को आप कितना ही काट लो एक तरह से, लेकिन वो ठंडी की ठंडी रहेगी, यानी कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड प्रभावहीन होना, यानी कि कट नो आइस। आपके पास में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि जो स्क्रीन पर आप 5 ईडीएम देख रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर पूछी हुई है, टोटल सारे के सारे पूछे हुए एग्जाम में ही है। देखिएगा ये मैंने कहा कोई बच्चा अगर चिल्लाता है किसके लिए, चांद के लिए, मुझे तो चांद चाहिए, इसका मतलब वो किस चीज की कामना कर रहा है, किस चीज की लालसा कर रहा है एक तरह से, ये जो चीज मिल ही ना सके, दैट इज कॉल्ड क्राई फॉर द मून। ये क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, ओवर यानी होता है ऊपर, स्पीड यानी फटा हुआ, मिल्क यानी होता है दूध। ये फटे हुए दूध के ऊपर आप चिल्लाओगे तो क्या वो सही बन जाएगा? नहीं, यानी व्यर्थ का पश्चाताप करना। उसके बाद देखिए कट एज सॉरी फिगर, डायरेक्ट ने बोल दिया सीधा सीधे, अरे इसको कट कर साइड में कर इसको, ये सॉरी माफ करना मैडम, आपका फिगर हमारी मूवी के लायक नहीं है, यानी कि कोई खास प्रभाव नहीं बना पाना ये। उसके बाद देखिए कट बहुत वेज है, उस बंदे ने क्या किया, दोनों तरफ से, ये बहुत यानी दोनों, वेज यानी तरफ, और कट का मतलब क्या होता है काटना, है दोनों तरफ से काटा, इधर से भी और इधर से भी है, दोनों तरफ से उसने काटा बात को। ये बोल नहीं तेरी बात भी गलत है, इसकी भी गलत है, यानी दोनों के फेवर में कोई बात करना है एक तरह से, यानी कि दोनों तरफ से तर्क देना ही है। उसके बाद देखिएगा कट नो आइस, दैट इज कोल्ड, मतलब जिसका अर्थ ये निकलता है कि कोई प्रभाव न छोड़ पाना एक तरह से, कोई प्रभावहीन होना यूं कह सकते हैं एक तरह से। ये तो कनेक्शन कैसे करोगे, कट यानी काटना, नो यानी होता नहीं, आइस यानी होता बर्फ। ये तो मैंने कहा बर्फ है जी, ये काट लो आप इसको, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बर्फ ठंडी की ठंडी रहनी है, यानी प्रभावहीन होना एक तरह से, कोई इफेक्ट ना होना ही। उसके बाद देखिएगा आपके पास है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ्स। उसके बाद कनेक्शन, हाँ देखिएगा कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, यानी टू लिव विद इन वंस मीन्स, यानी अपने साधनों के भीतर जीना, अपनी आय के अनुसार खर्चा करना, दैट इज कॉल्ड कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। ये कहा नहीं करते कि जितनी गुदड़ी जितनी रजाई है उतने पांव बसाल लेने चाहिए एक तरह से, ये समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे अर्थों में बोला जाए तो अपनी हैसियत में रहना, अपनी औकात में रहना चाहिए। तो मैंने कहा कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, यानी कि मेरे पास जितना कपड़ा है ना ये उसी के अकॉर्डिंग, मतलब कि जी तू काट कर एक तरह से एक काम करे कोट बना दे, ये यानी समझे आप क्या निकला, यानी कि अपनी आय के अनुसार क्या करना, खर्चा करना है एक तरह से। ये देखिएगा कट यानी क्या होता है, काटना, वंस कोट यानी अपना कोट, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, अपने क्लोथ यानी अपने, यानी मेरे पास जितना कपड़ा है ना ये अपने कपड़े के अकॉर्डिंग ही, मैंने कहा अपने कपड़े के अनुसार ही एक तरह से क्या करना, काट कर मेरा कोट बनाना। यानी इसका मतलब क्या हुआ ये कि मेरे भाई जितना है नहीं उतना ही करना, ऐसा नहीं कि अपनी ओर से जोड़ दिया फिर पैसा लगा दिया, नहीं, यानी अपनी आय के अनुसार क्या करना, एक तरह से खर्चा करना, दैट इज कॉल्ड कट वंस कोट, दैट इज कॉल्ड कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। उसके बाद देखिएगा डांस टू वंस ट्यून, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि 86 ईडियम्स तक हम कर चुके हैं, ए टू सी लेटर तक ईडियम्स। अब स्टार्ट हो चुकी है आपके पास में यहां पर डी लेटर पर ईडियम, और इस ईडियम की मैं खास बात बता दूं कि एग्जाम में अब तक 2 बार आ चुकी है, जो ईडियम आप यहां देख रहे हैं। कहना यह चाह रहा है
डांस टू वंस ट्यून का मतलब होता है ओबेइंग वंस ऑर्डर, यानी किसी के इशारे पर नाचना, हुक्म का पालन करना एक तरह से। ये जैसे कहता नहीं कि क्या, मैं जैसे ट्यून बजाता हूँ वैसे नाचने लग जाता है, इसका मतलब मैं जैसे कहता हूं वैसा हमारा मेरा कहना मानता है, यानी इसका अर्थ ये निकलता है क्या, किसी के इशारे पर नाचना या हुक्म का पालन करना। देखिएगा दोस्त एक बार, डांस का मतलब क्या होता है, नाचना। वंस ट्यून का मतलब होता है अपनी ट्यून। मैं जैसे अपनी ट्यून बजाता हूं नहीं, वो बंदा वैसे ही नाचता है, मैं चेंज करता हूं फिर वो चेंज कर देता है, इसका मतलब मैं जैसा कह रहा हूं नहीं वो वैसे ही करता है ये। तो किसी के इशारों पर नाच रहे हैं, हुक्म का पालन करना ही है। उसके बाद देखिएगा डार्क हॉर्स एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो शायद जहां तक मुझे याद है नहीं है, वो रेंज आप ये देख सकते हैं, इस रेंज में ये एग्जाम में आ चुकी है डार्क हॉर्स। ये मैंने कहा डार्क हॉर्स जो है ना, ये इस रेंज में एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है ये। और इसका अर्थ क्या निकलेगा देखिएगा एक बार, ये वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि कोई जीते नहीं है तो कैसे, जिसको किसी को संभावना ही नहीं थी कि ये बंदा जीत जाएगा, ये दैट इज कॉल्ड डार्क हॉर्स। यानी एक ऐसा विजेता जिसे कमजोर माना जाता हो और जिसके जीतने की संभावना नहीं थी, और जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, यानी कि समझ रहे हैं, ये एक ऐसा विजेता, एक ऐसा बंदा जिसको बारे में हर कोई सोच रहे थे जीतेगा ही नहीं और वो जीत जाए जी अचानक से, दैट इज कॉल्ड डार्क हॉर्स। ये कई बार मूवी में आपने देखा होगा एक तरह से ये, कि एक्टर के पास में जो घोड़ा होता है ना, ये बड़ा कमजोर होता है ये, और जो गुंडे लोग होते हैं वो मतलब कि कोशिश पूरी उनकी यही रहती है कि एक्टर को कैसे रोका जाए ये। फिर जब उसके पास में कमजोर घोड़ा होता है, लास्ट में यूं पता चला कि पहले तो उसके पास में स्ट्रॉन्ग घोड़ा था जी ये, गुंडे लोगों ने क्या किया, उसके घोड़े को मरवा दिया। फिर बाद में पता चला जब रेस स्टार्ट होने वाली थी तो एक्टर के पास जो घोड़ा था ना, ये बड़ा कमजोर था ये। हर कोई ये सोच रहा था, बोले कि ये तो क्या जीतेगा यार अब ये, यानी हर कोई बंदा अंधेरे में रहता है ये। और लास्ट में हमें सबको पता है कि जीतना कौन है, एक्टर ही जीतना है जी। ये देखिएगा एक बार, ये डार्क का मतलब होता है अंधेरा, हॉर्स यानी होता है घोड़ा। ये मैंने कहा हर कोई ये अंधेरे में था ये, हर कोई ये अंधेरे में था कि यार इसके पास तो घोड़ा वैसे कमजोर है, क्या जीतेगा ये, लेकिन हमें पता लास्ट में जीतता वो एक्टर जीतता है ये। तो उसी को तो बोलते हैं डार्क हॉर्स, यानी हर कोई अंधेरे में था कि ये घोड़ा तो क्या जीतेगा यार, इसका नॉर्मल घोड़ा है ये तो ये, लेकिन फिर वही जीतता है ये। तो इसी को बोलते हैं जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए ये। उसके बाद देखिए डेड लेटर, डेड लेटर के अर्थ ध्यान रखेगा, एग्जाम में एक्चुअल में पूछता है प्रचलन से कोई चीज बाहर हो जाए ना एक तरह से, ये उस सेंस में ये। लेकिन इसके दो मीनिंग निकला करते हैं, यूं कह सकते हैं कि अ लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड, यानी कोई भी एक ऐसा कानून जो लंबे समय तक मतलब प्रचलन में ना हो जी, एक तरह से अर्थ वही निकलना, इज नो लॉन्गर एनफोर्स्ड, यानी कि अब जो ज्यादा समय तक प्रचलन में ना हो ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है ये। तो ये कहना चाह रहा है कि डेड का मतलब खत्म, लेटर का मतलब होता है जी लेटर ये। तो मैंने कहा जो लेटर वाला सिस्टम है ना, ये आजकल खत्म हो चुका है एक तरह से ये। पहले चलता था लेटर वाला एक तरह से कि लेटर भेजना है, यूं कह सकते हैं कि उसको कनेक्शन करने के तरीके काफी सारे हो सकते हैं। ये कैसे, मैंने कहा जैसे कि अगर हम बात करें कि सरकार में जैसे काम करते थे पहले कर्मचारी, तो लेटर वगैरह लिखा करते थे ये। धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो आजकल आपने देखा होगा लेटर वाला सिस्टम तो खत्म ही हो चुका है, सब कुछ मेल से जाता है एक तरह से। यानी ये पहले कानून बने हुए थे ना कि लेटर से भेजना है ये, अब ये लंबे समय तक प्रचलन में नहीं है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से जो कोई चीज प्रचलन में ना हो ये। उसके बाद देखिएगा डेमोक्लेस स्वॉर्ड, इस ये भी एग्जाम में शायद मुझे लगता है इस रेंज में आ चुकी है ये, जिसका अर्थ निकलता कांस्टेंट थ्रेट, यानी कि सिर पर मंडराता जो खतरा हो या सिर पर लटकती हुई तलवार, ये सबको पता है ये। दमकल वालों की जिंदगी बेचारों की कैसे होती है, कभी कोई फोन कर दे कि जी आग लग गई, रात को 1 बजे कर दे तब भी जाना पड़े, 2 बजे कर दे तब भी जाना पड़े, दिन में 12 बजे कर दे तब भी जाना पड़े ये। तो मैंने कहा देखो जी दमकल, तो ये तो आ गई आपके यहां पर दमकल। स्वॉर्ड यानी होता तलवार, ये दमकल वाले की जो जिंदगी होती है बेचारों की, हमेशा तलवार लटकी रहती है, खतरा मंडराता ही रहता है कि कब कोई कॉल कर दे उसके आग बुझाने जानी है, और इसका अर्थ यही निकलता है सिर पर मंडराता हुआ खतरा ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास टोटल कितनी हुई, 90 हुई है। क्या मैं एक बार आपसे थोड़ा सा एक बार कमेंट की उम्मीद कर सकता हूं कि आप मुझे बिल्कुल फटाफट मात्र 40 सेकंड के अंदर एक बार ये कमेंट कर दे कि इस ईडीएम का ये मीनिंग शॉर्टकट के अंदर क्या क्या निकलेगा ये। आपके पास में 86 से लेकर 90 तक की यहां पर ये ईडीएम लिखी गई है, और अब आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सारी ईडीएम एग्जाम में आ चुकी है ये। इनमें से ये ईडीएम बार बार रिपीटेशन होती है, ये तो बहुत बार हुई है, ये 2 बार तो मुझे खुद को याद है कि आ चुकी है, लेटेस्ट एग्जाम में पूछी हुई है, और ये भी आ चुकी है जी काफी बार ये। तो आपके पास में यहां लिखे टोटल 90 ईडीएम। पार्ट 1 हमारा चल रहा है, यूं कह सकते हैं कि पार्ट 1 में 300 प्लस कुछ जो भी है ना एक तरह से ये। हाँ जी, डार्क हॉर्स सॉन्ग भी है क्या ये? तो ठीक है, वो भी हो सकता है हो जाए जी। ठीक है जी। बैच मैंने आपका आज ही लिया है क्लास 2 पांच क्लास में चली गई है जी, जो 5G पर देख रहे हैं ना ये, वो पांच क्लास में मिल जाएगी।
लाइव क्लास वो बाहर मिलती है, ऊपर लिखा होगा पास्ट क्लास, उसके ऊपर आप जो क्लिक करेंगे नहीं है तो आपको पास्ट क्लास के अंदर पीछे वाली क्लासेस दिख जाएगी। फिलहाल देखिएगा आपके पास टोटल कितनी है यहाँ पर 90 ईडीएम। जी बिल्कुल परफेक्टली सही है जी, जो आपके कमेंट आ रहे हैं ठीक है। ठीक है जी ठीक है, कईयों के कमेंट ऐसे भी आए जो बार बार मतलब सारे एक साथ ही कर दिए हैं। तो देखिएगा एक बार ये कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, यानी कि अपनी आय के अनुसार क्या करना है, एक तरह से व्यय करना, यानी कि खर्चा करना या अपने संसाधनों के भीतर जीना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, कट का मतलब होता है काटना, वंस कोट का मतलब होता है अपना कोट, किसके अकॉर्डिंग, अपने कपड़ों के अनुसार। ये दर्जी को बोल दिया यार मेरे जितने कपड़े हैं ना, मेरे पास इतना कपड़ा है, उसी के अनुसार काट के तो कोट बनाना ही है। ऐसा नहीं कि दो चार एक्स्ट्रा लगा दिया फिर पैसे गए गए और देना, नहीं, मुझे तो अपनी आय के अनुसार ही खर्चा करना है, अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना है। ये दैट इज कॉल्ड कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। ये डांस टू वंस ट्यून का अर्थ ये निकलता है कि मैंने कहा डांस का मतलब होता है डांस करना। मैंने कहा कि अगर मैं जैसे ट्यून बजाऊं या अपनी ट्यून पर बंदा वो नाचता है, ठीक है, यानी कि मेरे ऑर्डर का वो पालन करता है, हुक्म का पालन करता है, यूं कह सकते हैं इशारे पर नाचना। ये उसके बाद देखिए डार्क हॉर्स, हर कोई ये समझ रहा था, ये हर कोई अंधेरे में था, ये हर कोई ये अंधेरे में था कि ये घोड़ा तो क्या जीतेगा, लास्ट में वही जीत जाता है। मूवी में देखते हैं ना, ये इसी को बोलते हैं आप प्रत्यक्ष रूप से जो जीत जाएगी। उसके बाद देखिए डेड लेटर, ये आजकल सबको पता है ये लेटर वाला जो सिस्टम है वो तो खत्म ही हो चुका है एक तरह से। ये पहले था ये कानून है एक तरह से कि लेटर भेजना है, उसका लेटर आएगा, ये होगा, ये आज तो सब कुछ सिस्टम मेल से चलता है एक तरह से। ये तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा कोई कानून या कोई अध्यादेश जो बेसिकली लंबे समय तक प्रचलन में ना हो। उसके बाद देखिए डेमोक्रेस स्वॉर्ड का अर्थ क्या निकलेगा, मैंने कहा दमकल वालों के बेचारों की जिंदगी कैसी होती है, हमेशा तलवार लटकी रहती है। कब कोई कॉल कर दे बोले भाई साहब आग लग गई, ये लो जी आग लग गई, तो आग आग वहां भी लग जाती है। यानी कि जो सिर पर मंडराता हुआ खतरा हो, हमेशा ये एक तरह से सिर पर लटकाती लटकती हुई तलवार। ये उसके बाद देखिए डाई अ डॉग्स डेथ, दैट इज कॉल्ड डाई अ सैंपल डेथ, यानी बुरी मौत मरना, एक तरह शर्मनाक मौत मरना, दैट इज कॉल्ड, इनका सही चल रहा है ठीक है, ठीक है, इधर सही चल रहे हैं कमेंट, ठीक है जी। डाई ए डॉग डेथ का अर्थ निकलता टू डाई ए सैंपल डेथ, यानी बहुत बुरी मौत मरना, शर्मनाक मौत मरना एक तरह से। ये कहते नहीं है तो कुत्ते की मौत मरेगा एक तरह से। ये वही है। डाई का मतलब होता है मरना, डॉग्स डेथ का मतलब होता है कुत्ते की मौत। बोले तू तो कैसी मौत मरेगा, बोले कुत्ते की मौत मरेगा एक तरह से। ये कैसी मौत, कुत्ते की मौत मरेगा एक तरह से। कुत्ते की मौत मरना यानी कि बहुत शर्मनाक मौत कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही बुरी मौत मरना एक तरह से। दैट इज कॉल्ड डाई है डॉग्स डेथ। ये उसके बाद देखिए डाई इन हार्नेस, एग्जाम के अंदर इसे बार बार रिपीट किया जाता है। उसके साथ साथ आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इससे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन के अंदर भी आपको बड़ा बेनिफिट करेगी ये ईडीएम। ये देखिएगा इसका अर्थ निकलता डाई वाइल इन सर्विस, यानी जब नौकरी में हो ना आदमी, है नौकरी कर रहा है काम कर रहा है एक तरह से, उसी दौरान क्या करना, मर जाना। ये उसके बाद देखिएगा कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता, नौकरी के दौरान ही क्या करना, मर जाना। ये कार्य करते हुए क्या करना, मर जाना। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये डाई यानी क्या होता है जी, मरना, इन यानी मैं, हार्नेस का मतलब साज सजावट। ये बंदा क्या करता, साज सजावट का काम करता था घोड़ों की। ये और घोड़ों की जब साज सजावट का काम करता था नहीं है, उसी दौरान ये बंदा मर गया। इसका मतलब क्या हुआ, नौकरी के दौरान तो मरा। ये नौकरी किसकी करता था, हार्नेस की, यानी कि यूं कह सकते हैं एक तरह से साज सजावट करने की है। तो साज सजावट करने के दौरान ही क्या करना है, एक तरह से मर जाना। दैट इज कॉल्ड कार्य करते हुए मर जाना, नौकरी के दौरान मर जाना। ये उसके बाद देखिएगा डॉग इन द मैनर, इसका अर्थ निकलता है पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को आनंद लेने से रोकता हो जिसको कि वो खुद नहीं कर सकता है। ये यूं कह सकते हैं कि निरर्थक चीजों से, मतलब उसके काम की नहीं है, उसके अर्थ की नहीं है एक तरह से, आनंद लेने में किसी को रोकना, या जो दूसरों को उस सुख को भोगने नहीं देता हो जो उसके किसी काम का ही नहीं हो एक तरह से। ये उसको क्या बोलते हैं, डॉग इन द मैंगर। अब बोले कनेक्शन कैसे करेंगे, एक बात ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, ये हालांकि इस बुक में ऐसा लिखा हुआ एग्जाम के अंदर, मतलब ऐसे व्यक्ति को हम सेल्फिश बोल सकते हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा गया था, ये ऑप्शन में सेल्फिश था। ये तो ये ध्यान रखना, इसका अर्थ एक तरह से सेल्फिश भी निकलता है। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। गांव में आपने देखा होगा गाय वगैरह भैंस वगैरह जो होती है नहीं है, जनरली उनको चारा डालने के लिए एक तरह से ठाण वगैरह बनाए जाते हैं। ये ठाण जानते हैं ना आप एक तरह से, ये उस ठाण के अंदर मतलब एक तरह से क्या करते हैं, जो चारा वगैरह बनाते हैं, या अब आप गांव के होंगे तो समझते होंगे एक तरह से, वो चूल्हे के ऊपर मतलब और भी कुछ बनाया करते हैं एक तरह से। ये तो वो सारी चीजें मतलब कि उसी में जनरली डाला करते हैं। एक तरह से सर्दियों की बात करें तो जनरली वो एक घर बना हुआ होता है, तो उसी के अंदर मतलब कि उनको जनरली बांधते हैं एक तरह से रात के टाइम पर। ये तो मैंने कहा कि अब देखो हुआ क्या, ये डॉग यानी क्या होता है, कुत्ता, इनका मतलब क्या होता है, मैं, इसका अर्थ क्या निकलता है, ठाण। ये इसका अर्थ क्या निकलता है,
ठाण निकलता है। ये तो मैंने कहा ये ठाण है जी, ये रही इस जगह, ये दिख रही है ना, ये इसको बोलते हैं ठाण। ये तो मैंने कहा जी ठाण के अंदर ये कौन गया, कुत्ता गया। ये कुत्ता कभी चारा खाता है क्या, बोले कि नहीं। इसका मतलब इसके तो अर्थ की है ही नहीं ना ये चीज ये। लेकिन ये किसको आनंद लेने से रोक रहा है, इन गायों को बेचारे को। ये गायों के सामने कुत्ता आ जाएगा तो जाहिर सी बात है गाय तो पीछे ही हटेगी एक तरह से। ये तो मैंने कहा जो कुत्ते का होना किसमें, ठाण में होना ही है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि जो उसके काम की नहीं है चीज ये, उससे वो किसी दूसरों को आनंद लेने से रोकना है एक तरह से। दैट इज कॉल्ड डॉग इन द मैंजर। ये उसके बाद देखिएगा डंकीज यस, एग्जाम में शायद ये भी 2 से 3 बार आ चुकी है। इसका अर्थ निकलता लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबा समय। ये कनेक्शन कैसे करोगे, कोई कहता नहीं तो गधे की तरह लगाए रहता है सालों तक। ये देखना, ये डंकीज यानी कि गधे की, ईयर्स यानी सालों। ये कोई आदमी गधे की तरह सालों तक लगाइए एक तरह से, यानी टाइम कितना लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। और इसका अर्थ यही निकलता है बहुत लंबा समय है। ड्रा अ लाइन, दैट इज कोल्ड किसी चीज की सीमा तय करना, यानी सेट है लिमिट। ये कनेक्शन कैसे करोगे, ये ड्रा का मतलब क्या होता है, खींचना। लाइन का मतलब होता है रेखा। ये सबको पता है, रामायण सबने देखी है। लक्ष्मण ने एक तरह से वो लाइन नहीं खींची थी, ये ऐसे ही लक्ष्मण रेखा एक तरह से, ये रेखा ऐसे खींची थी लाइन। ये मतलब वो एक सीमा तय कर दी थी कि आपको इससे बाहर नहीं जाना है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है क्या, सीमा तय करना। ये उसके बाद देखिए कितनी हुई जी टोटल, 95। ये कितनी, 95। तीसरी क्लास हमारी चल रही है। डाई अ डॉग्स डेथ का अर्थ निकलता है, सीधी सी भाषा में बात करें तो बड़ी शर्मनाक मौत मरना, बहुत बुरी मौत मरना। ये कहते नहीं कुत्ते की मौत मरेगा तो ये, यानी कि बहुत बुरी मौत मरना। ये डाई का मतलब मरना, डॉग डेथ का मतलब कुत्ते की मौत। ये किसकी मौत, कुत्ते की है, तो कुत्ते की मौत मरेगा एक तरह से, यानी कि बहुत बुरी मौत मरना। ये मैंने कहा डाई का मतलब वही मरना, इन यानी मैं, हारने से यानी साज सजावट। वो बंदा किसका काम करता था, साज सजावट का काम करता था जी एक तरह से। ये हाँ मैंने कहा हाँ तो मैंने कहा डाई का मतलब क्या होता है, मरना। ये इनका मतलब क्या होता है, मैं। हार्नेस यानी क्या होता है, हार्नेस का मतलब होता है साज सजावट। ये तो मैंने कहा जो बंदा कैसे काम करता है, साज सजावट वाला काम करता है एक तरह से। ये किसका, घोड़ों का। ये और उसी दौरान से मर गया, इसका मतलब नौकरी के दौरान मर जाना, यानी कार्य करते हुए मर जाना। ये डॉग का मतलब होता है कुत्ता, इन यानी होता है मैं, मैनेजर का अर्थ निकलता है क्या, ठाण। ये तो मैंने कहा कुत्ते का ठाण में क्या काम है जी, ये वहां तो गायें चारा चरती है, एक तो गायों का काम है। इसका मतलब वो एक ऐसा बंदा हुआ जो किसी को मतलब कि उसके अर्थ की वो चीज नहीं है और वो दूसरों को मतलब आनंद लेने से रोकता हो। ये इसका अर्थ निकलता है। डंकीज ईयर्स यानी कि कैसे काम कर रहा है, ये गधे की तरह। सालों तक कोई बंदा गधे की तरह लगा है, यानी बहुत लंबा समय एक तरह से। ये इसका अर्थ यही निकलता है बहुत लंबा समय। है ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, लाइन यानी होता है रेखा। ये तो मैंने कहा ऐसे ये लाइन खींच दीजिए, ये रेखा एक खींच दी ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि लक्ष्मण ने जो था सीता माता के एक तरह से वो एक लिमिट तय कर दी थी कि आपको इससे बाहर नहीं निकलना ही है। और इसका अर्थ यही निकलता है लिमिट तय कर देना, यानी सीमा तय करना ही है। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है डक इन अ थंडर स्टॉर्म, जिसका अर्थ निकलता पैनफुल कंडीशन। ये बड़ी दर्दनाक स्थिति, बड़ी परेशान, बड़ी व्यथित स्थिति एक तरह से। ये आपको सबको पता है बतख वगैरह जो है पानी के अंदर रहते हैं ये। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि देखिएगा एक बार, ये डक का मतलब क्या होता है, बतख। ये इनका मतलब मैं। थंडर स्टॉर्म का अर्थ क्या निकलता है एक तरह से कि आंधी वगैरह आए जिसमें बादल गरजे, बिजली तड़पे, इस तरीके से। ये तो आपको सबको पता है कि जब ऐसी परिस्थितियां होती है ये और बादल गरजेगा एक तरह से। ये मैंने कहा देखिए क्या क्या मतलब इस तरीके की आंधी आती है जिसमें बादल वगैरह गरजता, बिजलियां जो होती है भयंकर तरीके से तड़पती है एक तरह से, ये तड़पती हुई है। तो उस कंडीशन में ये बतख के लिए, बेचारे के लिए एक तरह से ये पानी के अंदर रहता है, तो जाहिर सी बात है कि उस दौरान फिर इसके लिए क्या होती है वो स्थिति है, बड़ी पेनफुल कंडीशन तो होगी है, यूं कह सकते हैं बड़ी व्यथित स्थिति एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा ईगल आइड, जिसका अर्थ निकलता विद कीन आई साइट, यानी बहुत ही ध्यान से सभी चीजों को देखने वाला, या यूं कह सकते हैं तेज नजर वाला। ये सबको ही पता है, ये कौन बोलेगे देखिएगा एक बार। ये ईगल का मतलब होता है बाज, आई का मतलब होता है आंखें। और बाज की आंखें ऐसी होती है कि वो काफी मीटर ऊपर उड़ रहा हो ना ये, और नीचे कीड़े मकोड़े भी चल रहे हो ना, उनको भी इजीली देख लेता अपनी आंखों से, यानी यूं कह सकते हैं हर चीज को मतलब बिल्कुल ध्यान से देखने वाला, तेज नजर वाला व्यक्ति है। तो कौन होता है ये, बाज तो होता है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास है ईट हम्बल पाई, ये भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इस रेंज में आ चुकी है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम है ये। मैंने कहा इस रेंज में आ चुकी है और इसका अर्थ निकलता टू अपोलोगाइज, यानी कि अपने किए के लिए क्षमा मांगना। ही है। कई बार आपने देखा होगा सुबह सुबह जैसे हम किसी सिटी में चले गए जी, एक तरह से बहुत भयंकर भूख लग रही है, 8 बजे है ये, और किसी होटल पर चले गए एक तरह से, ये होटल पर जाते ही हुआ यूं कि हमने पूछा कि जी
कचौड़ी वगैरह मिलेगी? बोले भाई साहब मिलेगी। अरे बोले गर्म है क्या? अरे बोले अभी निकाली है। आपको पता 8 बजे कौन निकालता है जी? सुबह सुबह कोई नहीं निकालता। हम जैसे खाने लगे, ये देखिएगा एक बार, ये ईट का मतलब होता है खाना। जैसे हम खाने लगे, पाई का मतलब क्या होता है? कचौड़ी है। जैसे हम खाने लगे, पता चला कि ये तो दूसरे दिन की है, बड़ी बदबू आ रही, बड़ी स्मेल से आ रही थी ये। फिर हमने उसे बुलाया, बोले यार क्या है ये? कचौड़ी तो बोल रहा था, बोले कि रात की है, बोले कि अभी मतलब सुबह सुबह की ताजा ही है। फिर उस कंडीशन में थोड़ी सी बहस होती है। फिर मालिक थोड़ा सा उठ कर आता है काउंटर से, बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे यार इसने कचौड़ी बोले मुझे शाम वाली खिला दी, बोले कि एक स्मेल से आ रही है इसमें ये। फिर मालिक क्या करता है, काउंटर पर बैठा हुआ आदमी एक तरह से, ये बोले भाई साहब मैं क्षमा मांगता हूँ इसके लिए, एक तरह से ये यार, बोले कि चलो इसको फ्रेश ला कर दो जी, ताजा ला कर दो, एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ईट का मतलब होता है खाना, हम्बल का मतलब होता है हम्बल, पाई यानी होता कचौड़ी है। यार मैं हम्बल आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक काम करिए, इसको छोड़ दीजिए, दूसरी लाइए जी कचौड़ी इसके लिए। इन्हें अपने किए के लिए क्या करना? क्षमा मांगना। दैट इज कॉल्ड ईट हम्बल पाई। उसके बाद देखिएगा, ईट वंस वर्ड का अर्थ निकलता टेक ए स्टेटमेंट बैक, यानी सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना या अपने शब्दों को वापस लेना। ये कई बार होता नहीं, कोई आदमी अपने शब्द बोल देता है और उसे बाद में ऐसा लगता है कि नहीं मैंने गलत शब्द बोले ये, फिर वो क्या कहता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं जी। ये शब्द वापस लेना, इसका मतलब जो पहले मुंह से बोले थे ना उनको वापस खा जाना है, एक तरह से ये। देखिए ईट का मतलब क्या होता है? खाना। वंस वर्ड का मतलब होता है अपने शब्द, ये तो अपने शब्दों को ही खा जाना है एक तरह से ये। इसका मतलब क्या निकला? अपने शब्दों को ही खा जाना, यानी अपने शब्द वापस ले लेना एक तरह से, या जो उसने गलती के पहले उसको स्वीकार कर लेना, ये दैट इज कॉल्ड अपने शब्द वापस लेना। ये एल्बो रूम का अर्थ ये निकलता है कि सफिशिएंट स्कोप टू मूव अ फंक्शन, यानी कि आपको एक पर्याप्त जगह या आजादी मिल जाए एक तरह से ये, या कोई काम करने की स्वतंत्रता होना। ये इसका मतलब ये हुआ, देखो जी, मतलब कि कहते नहीं कई बार क्या, मुझे तो इतनी सी जगह मिल जाए कि जिससे कि मैं थोड़ा सा हिल डुल सकूं एक तरह से ये कई बार कहते नहीं कि मुझे इतनी जगह मिल जाए कि मैं करवट ले सकूं रात में, बस इतना ही चाहिए जी हमें ये। तो ये कहना यही चाह रहा है कि एल्बो का मतलब होता है कोहनी, और रूम का मतलब होता है जी कमरा। ये उसको इतना कमरा मिल गया है कि वो इजीली अपने कोहनी को इधर उधर कर सकता है एक तरह से ये, यानी यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल स्वतंत्रता है उसको कोई भी काम करने की। इसी का अर्थ निकलता है एल्बो रूम। ये आपके पास टोटल कितनी हुई? यहां पर हुई 100, यानी कि हम ये कह सकते हैं शायद इसमें मुझे लगता है 355 पता नहीं कितनी है शायद ये पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 में से हमारी जो हो चुकी है ये 355 में से, यानी कि 100 ईडीएम हम यहां पर कर चुके हैं। और गौर से देखिएगा, मैंने कहा डक का मतलब होता है बतख, इनका मतलब होता है मैं, थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है कि ऐसी आंधी जिसमें बिजली वगैरह तड़पे, बादल वगैरह गरजे एक तरह से ये। अब ऐसी परिस्थितियां होती है तो आपको पता है, जानवर हो चाहे कोई भी हो एक तरह से, जैसे बतख ही है ये, पानी में रहेगा तो बड़ा पेनफुल कंडीशन होती है उसके लिए एक तरह से, बड़ी परेशान वाली स्थिति यूं कह सकते हैं, ये व्यथित वाली स्थिति है। दैट इज कॉल्ड डक इन थंडर स्टॉर्म। ये उसके बाद देखिएगा, ईगल का मतलब होता है, देखो डी यहां तक खत्म हो चुका है, तो ए टू डी यहां इस पार्ट 1 के अंदर हमारा फिनिश हो चुका है। और उम्मीद है कि शायद आपको सारे के सारे ईडियम याद भी हो गई होगी। फिलहाल देखिएगा एक बार, ईगल आइडिया, ईगल का मतलब होता है बाज, आई का मतलब होता है आंखें, और बाज की आंखें कैसे होती है कि वो काफी मीटर ऊपर उड़ रहा हो नहीं है तब भी वो नीचे कीड़े मकोड़े चल रहे थे उनको आराम से देख लेता है, यानी कि हर चीज को बिल्कुल ध्यान से देखने वाला, तेज नजर वाला ये। उसके बाद देखिएगा, ईट का मतलब खाना, हम्बल का मतलब हम्बल, पाई यानी क्या होता है? कचौड़ी है। जब वो कचौड़ी खाया तो पता चला ये तो स्मेल से आ रही है, और फिर मालिक आता है और मालिक कहता है, बोले भाई साहब, बोले हम्बल, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन आपसे ये, आप एक काम करिए, इस कचौड़ी को साइड में रखिए और आप इसके लिए ताजा कचौड़ी लाओ जी साहब के लिए ये, यानी अपने किए के लिए वो क्षमा मांगता है। और इसका अर्थ यही निकलता है टू अपोलोगाइज, यानी कि अपने किए हुए के लिए क्षमा मांगना ये। उसके बाद देखिए, ईट वंस वर्ड, ईट का मतलब खाना, वंस यानी अपने, वर्ड यानी शब्द, ये अपने शब्दों को ही खा जाना है एक तरह से ये। इसका मतलब क्या निकला ये? मैंने कहा अपने शब्दों को ही खा जाना, यानी कि आपने जो पहले शब्द बोले थे नहीं, आपको लगा कि गलत है यार ये, तो उसको वापस खा जाना, यानी अपने शब्द वापस ले लेना ये, या यूं कह सकते हैं सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार करना। दैट इज कॉल्ड ईट वंस वर्ड्स। उसके बाद है एल्बो रूम, ये उसको मतलब एक ऐसा कमरा मिला जिसमें आराम से कोहनी को इधर उधर कर सकता है, यानी पर्याप्त आजादी मिल जाना है एक तरह से कोई काम करने की ये। उसके बाद देखिएगा, ई लेटर हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो ईडियम आप यहां पर देख रहे हैं एंड इन स्मोक, ये एग्जाम में फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जितनी चीजें बोल रहा हूं वैसे ही रेंज में आपको देखने को मिलेगी। मैंने कहा ये जो है ना, ये मुझे जहां तक याद है शायद इस रेंज में, अब इस रेंज का मतलब ये हो सकता है कि 4 बार तो आई है कंफर्म है, हो सकता है 5 बार भी हो, 6 भी हो, 7 भी हो, 8 भी हो, 9 भी हो, 10 भी हो, ये इतनी बार आ चुकी है जी।
जिसका अर्थ निकलता कम टू नथिंग, यानी लास्ट में कुछ नहीं होना एक तरह से, यानी कि बिना कोई सार्थक परिणाम दिया सफल हो जाना या कोई परिणाम ही ना निकलना। ये स्मोकिंग करते हैं ना बंदे, ये सबको ऐसा लगता है कि जब मैं बड़ा बोस लग रहा हूं एक तरह स्मोकिंग करते हुए, ये लास्ट में क्या निकलता है, कोई फायदा होता है इससे, कुछ फायदा नहीं होना। ये देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा एंड का मतलब होता है अंत, इनका मतलब होता है मैं, स्मोक यानी कि स्मोकिंग करना है एक तरह से, धूम्रपान करना ही है। मतलब हर बंदा धूम्रपान जैसे कोई कर रहा है अगर एक तरह से, और एंड में होता क्या है एक तरह से, ये कुछ नहीं होना, ये कोई परिणाम निकलता उसका, ये कुछ नहीं निकलता। ये तो इसका अर्थ ये निकलता कोई परिणाम ही ना निकलना है एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास में एस्केप वंस लिप्स, ये एक ऐसी इडियम है जो अभी तक किसी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जाम में से पूछ लिया जाए, जिसका अर्थ निकलता है स्पीक अनइंटेंशनली, यानी कि बोलना लेकिन कैसे, जानबूझकर नहीं एक तरह से, ये ऐसे भूल जाना एक तरह से कह सकते हैं ये, या अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपने जो आशा ही नहीं की थी एक तरह से, ये अचानक से कोई चीज से भूल जाए, ये उसको बोलते हैं एस्केप वंस लिप्स। ये कई बार होता नहीं, हम हमें जैसे किसी मुसीबत से बचना हो, ये तो अपने होठ जो होते हैं ना वो फिसल जाते हैं, ये मतलब कि हम झूठ भी बोल देते हैं एक तरह से, हम जो बोलना नहीं चाह रहे थे ना वही भूल जाता है एक तरह से। ये तो मैंने कहा एस्केप का मतलब होता है जी बचना, ये हमें बचना था एक तरह से, और अपने होठ जो होते हैं ना एक तरह से, ये मतलब जो चीज बोलना नहीं चाह रहे थे वो चीज भी हम बोल देते हैं एक तरह से, ये तो भूल जाता है, बोलते नहीं है, वो अंदर से आता है भूल जाता है, ये इसी का अर्थ निकलता है कि अचानक से भूल जाना एक तरह से, ये यानी जानबूझकर ना बोलना एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा फैबियन पॉलिसी, शायद ये एग्जाम में 2 बार आ चुकी है, इसका अर्थ निकलता है डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी, यानी जानबूझकर कोई एक मंद नीति हो एक तरह से, ये या पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, कोई ऐसी पॉलिसी जो मतलब कि डिसीजन को डिले करती, देरी करती हो, यानी यूं कह सकते हैं मंद गति वाली जो नीति होती है नहीं, उसको बोलते हैं फेवियन पॉलिसी। देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा ये जनरली जैसे बड़े बड़े लेवल की जो मीटिंग वगैरह होती है ना एक तरह से, विश्व स्तर की एक तरह से, ये वहां पर जनरली इस वर्ड का यूज क्या करते हैं, फेवियन पॉलिसी है। तो मैंने कहा पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति है, पॉलिसी का अर्थ क्या निकलता है, नीति, और फेवियन का अर्थ यह निकलता है कि जो अवसर की प्रतीक्षा करता हो एक तरह से, ये कि जब चांस आएगा, जब अवसर आएगा ना, ये तब इस चीज को मतलब ये पॉलिसी को हम काम में लेंगे एक तरह से, यानी ये एक तरह से किस तरीके की पॉलिसी तब बनाएंगे ये। देखो एक बार, ये फैबियन का अर्थ क्या निकलता है, जो अवसर की प्रतीक्षा करने वाला, जो अवसर की प्रतीक्षा करता हो कि जब मुझे अवसर मिलेगा नहीं, ये तब पॉलिसी बनाएंगे। ये तो इसका मतलब ये किस प्रकार की पॉलिसी होगी, एक बिल्कुल स्लो ही तो होगी एक तरह से, यूं कह सकते हैं मंद गति वाली, ये इसका अर्थ ये निकलता है मंद गति की नीति है। उसके बाद देखिए फेयर एंड स्क्वायर, ये इसका अर्थ निकलता है इन एन ऑनेस्ट वे, यानी ईमानदारी पूर्ण एवं स्पष्ट जीत। ये कनेक्शन कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, देखो फेयर काम करना, कहते नहीं है कि हम मैंने बिल्कुल ये काम बिल्कुल फेयर किया है एक तरह से, फेयर काम करना है बिल्कुल उचित तरीके से, बिल्कुल अच्छा काम करना, यानी कि बिल्कुल ईमानदारी पूर्ण है। और स्क्वायर का अर्थ भी यही निकलता है, ईमानदार एक तरह से, स्क्वायर का अर्थ भी यही निकलता है। यूं भी कर सकते हैं आप, ये उसने क्या किया एग्जाम के अंदर बिल्कुल फेयर तरीके से स्क्वायर किया, किसी का नकल नहीं की किसी की एक तरह से, ये इसका मतलब बिल्कुल ईमानदारी पूर्ण, और इसका अर्थ यही निकलता है ईमानदारी पूर्ण। ये उसके बाद देखिएगा फेयर सेक्स दैट इज कॉल्ड वेमन, यानी कि नारी जाति, ये भी किसी एग्जाम में आई तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर उठा ले, और इसका थोड़ा सा लिंक जो है वो करना संभव तो है एक्चुअल में, लेकिन थोड़ा सा वल्गर टाइप का कनेक्शन बनता है, तो शायद मेरे हिसाब से आप समझते हैं ये, मतलब 357 में से शायद 357 या कितनी जो भी है एवरेज 350 प्लस है ये पार्ट 1 में, तो उसमें शायद मुझे लगता है 2 या 3 ऐसी ईडीएम है जिनका थोड़ा सा वल्गर टाइप का कनेक्शन बनता है, तो शायद मुझे लगता नहीं एक उचित तरीका होगा आपको शायद इसका कनेक्शन बताना ही है, तो शायद आप कर भी लेंगे आप खुद भी कनेक्शन ये, तो इसका अर्थ निकलता है वेमन, यानी कि नारी जाती है। और हमारे पास में जो है यहाँ पर मैं यूं कह सकता हूं कि 102 तक जो है ए टू ई लेटर तक हमारी फिनिश हो चुकी है। ये फिलहाल देखिएगा एक बार, एंड का मतलब होता है अंत होना, स्मोक का मतलब होता है स्मोकिंग, धूम्रपान। ये मैंने कहा बंदा जो है ना एक तरह से क्या स्मोकिंग करता है, एंड में क्या निकलता है, कुछ नहीं निकलता, कम टू नथिंग, कुछ नहीं होना है, कुछ परिणाम ना निकलना ही है। मैंने कहा एस्केप का मतलब बचना, वंस लिप्स, ये कई बार होता नहीं हमें किसी चीज से बचना हो तो अपने होठ जो होते नहीं है उनसे वो चीज भूल जाती है, तो हम बोलना नहीं चाहते, यानी स्पीक अनइंटेंशनली, यानी कि जिसे हम जानबूझकर बोलना नहीं चाहते वो भूल जाए एक तरह से, दैट इज कॉल्ड एस्केप वंस लिप्स। फैबियन पॉलिसी का अर्थ निकलता बिल्कुल मंद गति वाली नीति है। कनेक्शन कैसे करेंगे ये, मैंने कहा फेबियन का अर्थ निकलता जो अवसर की प्रतीक्षा करने वाला, पॉलिसी का मतलब होता है नीति, कोई बंदा ऐसा है जो अवसर का वेट कर रहा है जी, तो अवसर आएगा नहीं तब पॉलिसी बनाएंगे, तो ऐसे किस प्रकार की पॉलिसी है ये बिल्कुल ये स्लो जो पॉलिसी होती नहीं है उसको बोलते हैं एक तरह से, ये फैबियन पॉलिसी है। फेयर एंड स्क्वायर, ये बिल्कुल फेयर तरीके से कोई काम करना, स्क्वायर वगैरह एक तरह से एग्जाम के अंदर, यानी बिल्कुल ईमानदारी पूर्ण एक तरह से, और इसका अर्थ निकलता है वेमन, यानी कि नारी। उसके बाद देखिएगा आपके पास में फेयर वेदर फ्रेंड, बहुत बार रिपीट हुई है, इसका अर्थ निकलता सेल्फिश फ्रेंड्स, ये यानी स्वार्थी मित्र,
हु आर विद अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब कि जब जब मतलब यूं कह सकते हैं कि जब हम हमारी सिचुएशन बड़ी अच्छी हुई है तभी साथ देते हो, ऐसे प्रकार के मित्र एक तरह से यूं कह सकते हैं कि सुख के साथ ही जो दुख में साथ छोड़ देती है एक तरह से ये। मतलब जो अच्छा मौसम चल रहा है नहीं तब तो हमारा साथ दे रहे हैं, जब मौसम खराब हुआ ये लो जी छोड़ के चले गई है, इस प्रकार के मित्र ये। तो देखिए फेयर यानी होता है अच्छा, वेदर का मतलब होता है मौसम, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र यानी कि दोस्त है एक तरह से ये। तो ऐसे मतलब कि जब मौसम अच्छा हो ना एक तरह से ये, तब तो मतलब क्या मित्र मित्र, और मौसम अच्छा नहीं हुआ तो तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते ये। तो इसका मतलब जो अच्छे मौसम वाले जो मित्र होते हैं वो कैसे होते हैं जी, केवल जो आपके अच्छी कंडीशन होगी ना तभी साथ देंगे एक तरह से, यानी कि सुख के साथ ही जो दुख में क्या कर दे साथ छोड़ दे, दैट इज कॉल्ड फेयर वेदर फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ करते हैं एग्जाम के अंदर ये। उसके बाद देखिए आपके पास है फैंसी प्राइस, इसका अर्थ निकलता है एट एनी कॉस्ट, एट डिमांडेड प्राइस, मुंह मांगी जो कीमत होती है। आपको सबको होता है मार्केट में जब आप जाते हैं ये, तो वहां जो फैंसी वगैरह साड़ियां देखती है ना लेडीज वगैरह ये, तो दुकानदार को भी पता है कि फैंसी साड़ी ऐसी साड़ी होती है जो हर किसी को अट्रैक्ट करती है। और जब उसकी प्राइस पूछते हैं नहीं है, मुंह मांगी कीमत ही मांग लेते हैं वो, बोलेगे जी ये लो जी 5,000 की साड़ी है, और लेडीज वगैरह देकर भी आ जाती है। तो मैंने कहा फैंसी आइटम जो होते हैं या फैंसी साड़ियां होते हैं, जब उनकी कीमत पूछते हैं नहीं है, तो वो मुंह मांगी कीमत ही मांगते हैं एक तरह से ये लो जी की इतनी है तो इतनी दे दी, इसका अर्थ ये निकलता है मुंह मांगी कीमत ही। फीदर इन द कैप बार बार रिपीट होती है, यानी जितनी ईडीएम हम इस पार्ट 1 में करेंगे पार्ट 2 में करेंगे, उनमें से शायद जहां तक मुझे याद है वहां तक ये लगभग लगभग 70 to 80% ईडीएम ऐसी है जो बार बार रिपीट हुआ करती है ये। देखिएगा इसका अर्थ निकलता है एडिशनल सक्सेस, यानी कि अच्छी उपलब्धि कह सकते हैं या अतिरिक्त सफलता कह सकते हैं ये। कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। हुआ यूं कि जैसे कई कई बार होता नहीं है, जैसे कोई बंदा एएसआई है तो 1 स्टार है, एसआई है तो 2 स्टार है, और ओनली इंस्पेक्टर है तो 3 स्टार है ये। तो यानी जैसे स्टार की संख्या बढ़ती जाती है ये, और उसके बाद में कि और जो पोस्टें हुआ करती है एक तरह से ये सीआई वगैरह जो भी होता है एक तरह से डिप्टी एसपी वगैरह ये, तो मैंने कहा वो स्टार बढ़ते जाते हैं एक तरह से ये, या उनका जो सिस्टम होता है वो थोड़ा चेंज होता रहता है, कोई अलग मतलब निशान सा ऐसा कुछ होता है ये। तो ऐसा ही हुआ यूं कि इस बंदे को भी देखो क्या उपलब्धि मिली है। पहले क्या होता था, आपने पुरानी पुलिस की जैसे मूवी देखी होगी आपने, तो पुरानी मूवी में आपने देखा होगा कि जो पुलिस की टोपी नहीं होती थी एक तरह से ये, उसे पंख वगैरह लगा रहता था, जो मतलब अच्छी पोस्ट पर होता था एक तरह से ये, और जो नहीं होता था उसके सादा टोपी होती थी ये। तो ऐसा यूं हुआ कि देखो जी फिदर का अर्थ क्या निकलता, पंख है, इनका मतलब में कैप यानी टोपी है, इसकी टोपी में देखो ये पंख लग गए हैं एक तरह से। अभी ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये निकला कि इसने कोई उपलब्धि हासिल की है जी एक तरह से ये, कोई अतिरिक्त सफलता हासिल की है तभी तो ये पंख लगा इसके टोपे में ये। इसका अर्थ यही निकलता अतिरिक्त सफलता, यानी कि कोई अच्छी सी उपलब्धि हासिल कर लेना ये। फीदर वंस नेस्ट, देखिएगा गौर से देखिएगा, और दोनों बार बार रिपीट होते ही है। अर्थ इसका क्या निकलता, टू एनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, यानी कि अपने पद का लाभ उठाते हुए एक तरह से अपने आप को मतलब क्या कर लेना, अमीर बना लेना, यानी गलत तरीका है एक तरह से ये नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है ये। यानी कह रहा है कि अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना है, भविष्य का जुगाड़ करना, या यूं कह सकते हैं गलत तरीके से पैसा कमाना है, इसको ये भी कह सकते हैं हम ये गलत तरीके से पैसा कमाना, ये गलत तरीके से पैसे कमाना, गलत तरीके से पैसे कमाकर अमीर बन जाना, ये भी इसका अर्थ निकलता है ये। तो देखिएगा एक बार ये फिदर वंस नेस्ट ये क्या करता है, देखो ये जैसे होता नहीं, कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते हैं जैसे सोशल मीडिया में वायरल होती रहती है कि वो बंदा पुलिस के अंदर इस पोस्ट के ऊपर था, और उसने अपने पद का इतना दुरुपयोग किया कि मतलब जब भी वो रिश्वत आता नहीं खुद ही रख लेता सारी की सारी, मतलब अपने स्टाफ वालों को बांटता ही नहीं था एक तरह से ये, सारी जितनी भी है एक तरह से ये। ऐसा ही कुछ यहां मामला है। फेदर का अर्थ क्या निकलता है, पंख निकलता है जी। वंस नेस्ट यानी अपना घोंसला, यानी वो क्या करता है जब भी कोई आता है ना ये रिश्वत का पैसा, सीधा ये लो जी अपनी जेब में, ये सीधा अपनी जेब में जी। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये तो निकलता है गलत तरीके से पैसे कमाना एक तरह से, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तो लाभ उठाकर कमाई करना है एक तरह से ये। तो देखिएगा एक बार ये फेदर का मतलब पंख, वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है, अपना घोंसला। तो वो क्या करता है कि जब भी वो पंख आता है नहीं तो उसको केवल अपने ही घोंसले में डालता है। जैसे पक्षी की मैं बात करूं जी, ये क्या करता है, देखिएगा एक बार ये जितने भी मतलब कि अपने ही अपने घोंसले के अंदर, ये अपने ही अपने घोंसले के अंदर जितने पंख आते हैं नहीं है, मतलब जैसे कोई यूं कह सकते हैं एक तरह से कि और भी पक्षी एक तरह से है, तो जितने भी पंख आए एक तरह से वो सारे के सारे मतलब अपने ही घोंसले के अंदर ही है।
अपने अपने घोंसले के अंदर लगाना, यानी केवल खुद का ही फायदा उठाना है एक तरह से, ये खुद का ही फायदा करना, इसी को बोलते हैं कि गलत तरीके से पैसा कमाना, यानी कि फेदर वंस नेस्ट ईयर। उसके बाद देखिए फाइट शाई ऑफ का अर्थ निकलता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड ए थिंग और पर्सन, यानी किसी चीज या किसी व्यक्ति को अवॉइड करने की कोशिश करना, यानी कि अनदेखा करना। ये घर वाले कई बार कहते हैं, बोले बेटा जो लड़ाई करता है नहीं है बिल्कुल सही है, तो उससे अवॉइड कर दिया कर, उसको अनदेखा कर दिया करिए। देखिएगा फाइट का मतलब होता है लड़ना, सही का मतलब होता है सही। बोले बिल्कुल बेटा सही बात है, ये जो भी लड़ता है ना तेरे से, ये जो भी लड़ाई करने वाले बंदे हैं, तो एक काम किया कर, उनको अवॉइड कर दिया करिए। इसका अर्थ यही निकलता है अवॉइड करना, यानी कि अनदेखा करना। ये कितनी हुई 110, 110, यूं कह सकते 30% हम पार्ट 1 कर चुके हैं। ये फेयर वेदर फ्रेंड का अर्थ यही निकलता है जो सुख के साथ ही दुख में साथ छोड़ दे। करेक्शन कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट दोस्त यही है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि चीजों का होना, मैटर का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक वो आपको याद नहीं है ना, यकीन मानिएगा कोई सेंस नहीं है उसका होना। एक तरह से ये मोटी सी किताब पढ़ी है हमारे पास में, हमें ऐसा लगता है कि इसमें से मैटर आता है आता है आता है, हमें 1 साल हो गए 2 साल हो गए, आता है आता है, हमें याद नहीं है ना, तब तक इस किताब की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। एक तरह से ये वैल्यू तब हो जाती है जब हमें वो चीजें याद हुई है। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही मैटर चल रहा है। फेयर वेदर फ्रेंड का अर्थ यही निकलता है सुख के साथ ही जो दुख में साथ छोड़ देंगे, यानी जब अच्छा मौसम होने तब तो साथ देंगे, खराब मौसम आए ना ये साइड में हट जाइए। देखो ये फेयर वेदर फ्रेंड, ये जब फेयर यानी अच्छा, वेदर यानी मौसम, जब अच्छा मौसम होनी है तब तो फ्रेंड फ्रेंड है, और जब खराब मौसम हो तब दुश्मन दुश्मन, यानी कि जो सुख के साथ ही दुख में साथ छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए मैंने कहा फैंसी साड़ियों की जो कीमत वगैरह होती है ना, एक तरह से ये सबको पता है, मुंह मांगी कीमत ही मांगते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा फीदर इन द कैप, ये अपने टॉपिक के अंदर क्या लग जाना, पंख लग जाना एक तरह से, यानी एडिशनल सक्सेस, कोई अच्छी सी उपलब्धि हासिल कर लेना या अतिरिक्त सफलता। ये फेदर का मतलब वही पंख, वंस नेस्ट का मतलब क्या हुआ जी, अपना घोंसला एक तरह से। तो वो अपने घोंसले घोंसले के अंदर एक तरह से क्या डालता है, पंख लगाता है अपने अपने घोंसले में, जितना भी आता है सारा सब कुछ इधर 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 ही, यानी कि एक तरह से यूं कह सकते हैं कि अपने पद का फायदा उठाकर अपने आप को अमीर बनाना, भविष्य का जुगाड़ करना है, गलत तरीके से पैसा कमाना। ये उसके बाद देखिएगा फाइट यानी लड़ना, सही 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 यानी सही। मैंने कहा बेटा बोले बिल्कुल सही बात है, ये जो भी लड़ाई करता हो, जो लड़ता हो नहीं है तो उसको अवॉइड ही कर दिया कर, अनदेखा कर दिया कर। ये इसका अर्थ यही निकलता है अवॉइड करना। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास है फिश इन ट्रबल वाटर, इसका अर्थ निकलता है टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, यानी कि किसी संकटपूर्ण परिस्थिति में अपने लाभ की सोचना एक तरह से। इसका अर्थ क्या निकलता है फिश इन ट्रबल वाटर का, कि संकटपूर्ण कोई मतलब कि संकटपूर्ण जो परिस्थिति है एक तरह से उसमें अपने लाभ की सोचना। आपको सबको पता है ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। कनेक्शन करने के तरीके इसके भी दो हो सकते हैं। ये पहला कौन सा, मैंने कहा फिश का मतलब क्या होता है, फिश का मतलब होता है जी मछली, ट्रबल वाटर, ये आपको सबको पता है। ये जो मछुआरे होते हैं एक तरह से ये, या यूं कह सकते हैं जो मछली पकड़ने वाले होते हैं एक तरह से ये, ट्रबल वाटर का मतलब समझ रहे हैं आप, ये बिल्कुल मतलब कि यूं कह सकते हैं कि जैसे कि बहुत सुनामी से, सुनामी तो खैर बहुत बड़ी चीज हो गई, मतलब लहरें उठ रही है एक तरह भयंकर तरीके से ये, और इस तरीके का कोई पानी हो एक तरह से, बड़ा मुसीबत भरा पानी हो कह सकते हैं, समस्या भरा पानी कह सकते हैं ये, मतलब ऐसा पानी है जी एक तरह से ये। और जो मछली पकड़ने वाले हैं नहीं, उनको केवल उसके दिमाग में है कि ये मछली पकड़नी है, मछली पकड़नी है, मछली पकड़नी है, मतलब इतना पानी शांत था ना ये, तब भी इनका टारगेट ये रहता था। जब ट्रबल वाटर हुआ यानी बहुत समस्या वाला पानी हो गया, तब भी इनका टारगेट एक ही है, क्या, कि मछली पकड़नी है, मछली पकड़नी है। यानी कि इतनी कठिन परिस्थितियां हो गई एक तरह से, फिर भी अपने क्या सोचते हैं, अपने लाभ के बारे में सोचते हैं कि नहीं जी हमें तो मछली चाहिए एक तरह से, फिर भी मछली को पकड़ेंगे ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि किसी संकटपूर्ण परिस्थिति में भी अपने लाभ की सोचना ये। उसके बाद देखिएगा फिश आउट ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है, आउट ऑफ वन यूजुअल और एंड सॉरी कंफर्टेबल है, यानी कहना चाह रहा है असुविधाजनक यानी अनकंफर्टेबल सिचुएशन बोल सकते हैं ये। तो आपने सामने से छोटे छोटे क्लासेज के अंदर एक वो कहानी सुनी होगी, मछली जल की रानी है, बाहर निकालोगे तो कुछ कुछ ऐसे हो जाएगी। तो देखिएगा एक बार ये फिश का मतलब क्या होता है, मछली, आउट यानी क्या होता है बाहर, वाटर यानी क्या होता है पानी। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालते हैं कैसा फील करती है जी, कैसा फील करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है। इसका अर्थ ये निकलता है अनकंफर्टेबल फील करना यानी कि असुविधाजनक ही। उसके बाद देखिएगा फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, जिसका अर्थ निकलता है जो मतलब ए स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग, यानी कि कोई छोटी सी एक अप्रिय चीज जो कि बाधा डालती हो, ऑब्स्ट्रक्ट करती हो, द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का आनंद लेने में, यूं कह सकते हैं जो मौज मस्ती को बिल्कुल समाप्त कर दे जी एक तरह से ये।
ये बोल सकते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ये आपको सबको पता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार होता है ना, फोड़ा पुंसी हो जाता है एक तरह से, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ये, तो जनरली फोड़ा वगैरह हो जाना, पुंसी हो जाना एक तरह से ये। और जब हम उसके ऊपर मरहम लगाते थे ये, और रात को जैसे सोते थे एक तरह से, तो आपने देखा होगा मच्छर वगैरह जो ये होते थे ना, मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह ये बू बू, मतलब अंधेरे में भी वहीं आकर बैठते थे जहां हमने मरहम लगाया है ना उस चीज के ऊपर, ये वहीं पर ही। और जो हमें नींद आ रही थी, मजा आ रहा था, उसको क्या कर देते, पूरा ही खराब कर देते हैं, समाप्त सा कर देते हैं। देखिएगा एक बार ये, फ्लाई का मतलब क्या होता है, मक्खी या मच्छर। इनका मतलब होता है मैं। ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम। जो हमने मरहम लगाया था ना ये स्किन के ऊपर, जहां फोड़ा पुंसी हो रहा था ये, तो लगाते हमें नींद आ जाती है। उसके बाद आपने देखा होगा जो मच्छर वगैरह होता है ना, भूं भूं ऐसे बोलते बोलते, हम दिन में पता नहीं कि उसकी भी आंखें कैसे तेज होती है कि वहीं आकर बैठता है जहां हमने मरहम लगाया है ये। तो मैंने कहा इसका मतलब वो क्या करता है, जो हमें एंजॉयमेंट आ रहा था, जो हम आनंद ले रहे थे, उसको क्या करता है, एक तरह से खत्म सा कर देता है पूरा ये। फिर नींद उड़ जाती है, 2-3 घंटे नींद नहीं आती है। इसी को बोलते हैं कि किसी के आनंद को क्या कर देना, बाधा डालना उसमें, उसको रोक देना है, उसको समाप्त कर देना है। और इसी को बोलते हैं मौज मस्ती को क्या कर देना, समाप्त कर देना है। फूल्स पैराडाइज का अर्थ निकलता है एक्चुअल में, तो वैसे देखा जाए तो आपको ज्यादातर बुक के अंदर इसकी हिंदी ये देखने को मिलेगी, पूर्णतया गलत सोच ही है। और इस बुक में लिखा है कि झूठी उम्मीद में ही खुश होना चाहिए एक तरह से, यानी a state of being happy for foolish और अनफाउंडेड रीजन। यानी अनफाउंडेड रीजन जिसका कोई रीजन ही नहीं है एक तरह से ये, ऐसे फालतू में खुश होना है एक तरह से ये। लेकिन जनरली मैंने कहा एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो इसकी पूर्णतः गलत सोच जो होती है नहीं, इस सेंस में जनरली एग्जाम में पूछ जाती है ये। कोई ये कहता है कि मूर्खों का स्वर्ग होता है ये, तो ये तो पूर्णतः गलत सोच ही है एक तरह से ये। या झूठी उम्मीद में खुश हो रहे हो, मूर्खों को भी स्वर्ग मिलेगा, ये ऐसा भी कर सकते हैं ये। तो दोनों तरीके से इसका लिंक किया जा सकता है ये। 40 विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। कभी कभी 40 विंग्स और कभी कभी ऐसे पूछ लेता है टू टेक 40 विंग्स ये। कभी कभी कैसे पूछ लेता है, ऐसे ही टू टेक 40 विंग्स, ये बात वही है। नैप, नैप का मतलब क्या होता है, झपके लेना एक तरह से, थोड़ी देर के लिए नहीं, झपके लेना, थोड़ी देर के लिए सो जाना एक तरह से। कई बार होता नहीं है, जैसे गर्मियों की बात करें एक तरह से, दोपहर के 12 बजे 1 बजे की बात करें, तो खाना वगैरह लंच वगैरह करने के बाद में छाछ वाछ अगर पी ले तो थोड़ी झपकियां सी आती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा 40 का मतलब कितनी होती है जी, 40 ही। विंग का मतलब होता है झपकी है, 40 झपकी लेने का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए एक तरह से सो ही जाना ही है। तो इसका अर्थ यही निकलता है, थोड़ी देर के लिए सो जाना या झपकी लेना ही है। उसके बाद देखिएगा टोटल कितनी, 115, और आपके पास में लिखी है। थर्ड क्लास हमारी ये चल रही है। और फिलहाल देखिएगा फिश इन ट्रबल वाटर, यानी कि कितना ही समस्या भरा पानी हो, जो मछलियां पकड़ने वाला बंदा होता नहीं है, वो मछली पकड़ता ही है। मतलब उसको ये मतलब नहीं है कि मछली बेचारे परेशान हो रही है, क्या हो रही है, वो अपने केवल लाभ की सोचता है एक तरह से ये, कितनी कठिन पूर्ण परिस्थिति क्यों ना हुई है। मैंने कहा फिश आउट ऑफ वाटर, ये मछली को जैसे पानी से बाहर निकालोगे कैसा फील करेगी, अनकंफर्टेबल। ये फ्लाई यानी मक्खी या मच्छर, इनका मतलब में। ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम, ये जो मरहम हम लगाते हैं ना ये, उसी पर आकर बैठता है वो मच्छर या मक्खी है। और फिर जो एंजॉय आ रहा था ना, मैं जो आनंद आ रहा था, ये मौज मस्ती में सो रहे थे ये, उसको खत्म कर देता है एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है, जो मौज मस्ती को समाप्त कर दे, जो आनंद को खत्म कर दे, जो आनंद में बाधा डालता हो ये। मूर्खों का भी स्वर्ग होता है, मूर्खों को भी स्वर्ग मिलता है ये। तो ये झूठी उम्मीद में मतलब खुश होना, यूं कह सकते हैं एक तरह से, पूर्णतः गलत सोच तो होगी ये। उसके बाद देखिए 40 झपके लेना, यानी कि थोड़ी देर के लिए सो जाना, दैट इज कॉल्ड 40 विंग्स। फ्रेंच लीव, शायद मेरे हिसाब से कोरोना काल के अंदर आपको सबको ये वर्ड बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए था। बार बार ये न्यूज के अंदर भी चला था एक तरह से ये। जब कोरोना आया था नहीं है, तो फ्रांस के अंदर मैं बता दूं आपको, ये वहीं से निकली हुई इडियम है ये, कि वहां की जो व्यक्ति है ना एक तरह से ये, फ्रांस के एक तरह से ये, उनको मतलब ऐसा गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया था, पता नहीं वहां कुछ सिस्टम है शायद ऐसा ही है, कि आपको मतलब कि अगर कोरोना हो गया है ना ये, तो बिना अनुमति के आप अनुपस्थित रह सकते हैं एक तरह से ये। उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव। तो मैंने कहा फ्रेंच का मतलब क्या होता है, फ्रांस। लीव का मतलब क्या होता है, छुट्टी है। तो फ्रांस के रहने वाले जो लोग हैं, मतलब कि फ्रेंच है एक तरह से ये, उनको ये बोल दिया गया था कि आप छुट्टी कर सकते हैं ये। कोरोना अगर किसी को हो गया है, बिना किसी यूं कह सकते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के है, यानी लिव विदाउट इंफॉर्मेशन और परमिशन, यानी बिना अनुमति के आप अनुपस्थित रह सकते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रेंच लीव ये। उसके बाद देखिएगा फ्रिंज बेनिफिट्स, ये जिसका अर्थ निकलता है एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, यानी वेतन के अलावा मिलने वाला अतिरिक्त जो लाभ है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज बेनिफिट। आपको सबने देखा होगा, मूवी आपने देखी होगी, कई धारावाहिक ऐसे देखे होंगे, जो अंग्रेजों का जब राज था ना एक तरह से ये, उस दौरान के मतलब धारावाहिक आपने अगर देखे हो, तो फिरंगी क्या करते थे एक तरह से ये, कि अगर उनका कोई बंदा काम कर दे तो उसको अलग से बेनिफिट और देते थे ये। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन लाना है एक तरह से राजा महाराजाओं की ये, तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा फिरंगी, फिरंगी क्या करते थे, अलग से कुछ बेनिफिट और देते थे एक तरह से ये।
जैसे राजा महाराजा को कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेकर आ जाए एक तरह से ये, तो यानी सैलरी के अलावा उनको इस तरीके के बेनिफिट भी दिए जाते थे ये, तो इसका अर्थ निकलता है वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ ये। आपके पास में फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये इसका अर्थ निकलता है प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल। समझ रहे, बैर का मतलब मुश्किल से ना के बराबर है एक तरह से ये, एसेंशियल जो आवश्यकता है हमारी एक तरह से, सिर्फ गुजारा कर लेना है एक तरह से ये, या मुश्किल से गुजर बसर कर पाना है एक तरह से, इस सेंस में हिंदी इसकी निकली करती है। आपने देखा होगा जैसे कई भिखारी ऐसे होते हैं, हाथ में जो चीज आती है, हाथ में आपने दिया और ये लो जी मुंह में चला गया, हाथ में दिया कोई आपने कोई 1 रुपया 2 रुपया दे दिया, उसका कुछ ना कुछ लिया और ये खा लिया एक तरह से, यानी हाथ से लेकर सीधा मुंह में चला जाना एक तरह से, यानी ये मुश्किल से गुजर बसर कर पाना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ ये। तो फ्रॉम यानी होता है से, हैंड यानी होता है हाथ, माउथ यानी होता है मुंह। ये क्या करते हैं, एक हाथ से लेते हैं और ये लो जी को 2 रुपए दिए किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, और उसकी कोई चीज लेकर ये लो जी मुंह में खा गए। इसी को क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रोवाइडिंग ओनली बैर एसेंशियल, ये नहीं कह सकते केवल गुजारा करना है एक तरह से, सिर्फ सिर्फ गुजारा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा जी एक तरह से ये, उसी को बोलते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ ये। आपके पास है गाला डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ ये निकलता है कि सेलिब्रेशन डे यानी कि खुशी का दिन। कनेक्शन कैसे करोगे ये, जैसे ईद की बात करिए तो ईद के दिन सबको पता है ये क्या मिलते हैं, गले मिलते हैं जी ये, वो क्या होता है, खुशी का दिन होता है, उत्सव का दिन होता है ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है क्या, सेलिब्रेशन डे यानी खुशी का दिन, उत्सव का दिन ये। तो मैंने कहा गला, तो ये आ गया जी गला, डे का मतलब होता है दिन, ये उस दिन क्या करते हैं, सब गले मिलते हैं जी एक दूसरे से, यानी कि उत्सव का दिन या खुशी का दिन। उसके बाद देखिए गेट अवे विद, हालांकि वैसे ये फ्रेजल में होनी चाहिए थी, लेकिन इस बुक के अंदर यहां पर डाली हुई है तो हम यहां पर ही इसको करवाएंगे। ये देखिएगा, कोई गलत काम करना और उसे पकड़ने से बच जाना, ये या यूं कह सकते हैं बच निकलना एक तरह से, बच जाना, इस सेंस में भी ये हुआ यूं कि एक लड़का और एक लड़की, एक्चुअली थोड़ी सी इमेज गलत डल गई है, तो देखिएगा एक बार ये गेटवे, गेटवे कौन सा, मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया ही है। आपने देखा होगा जैसे कई लड़के और लड़कियां जो होते हैं एक तरह से गार्डन में बैठे रहते हैं, कुछ गलत गलत हरकतें करते रहते हैं ये, और जैसे किसी को पता चल जाए, पुलिस को पता चल जाए, पुलिस वाला अगर वहां आता है तो बोलने नहीं ये तो मेरी सिस्टर है जी, ये तो मतलब वहां सिस्टर भी बन जाती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हुआ यूं कि वहां पर एक लड़का एक लड़की के साथ कुछ ऐसा ऐसा कर रहा था ये, विधि यानी होता है साथ में ये, और जैसे ही कोई किसी पुलिस वाले को पता चला, वो आया, बोले क्या कर रहे हैं हम यहाँ यार पब्लिक के अंदर, एक तरह से बोले नहीं कुछ नहीं है तो मेरी सिस्टर है एक तरह से, यानी फिर यूं होता है कि एक तरह से अब उसको पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तो फिर मतलब कहीं ना कहीं की पकड़ में आएगा पुलिस के एक तरह से, तो पुलिस की पकड़ में से बचने के लिए एक तरह से ये वो बंदा क्या करता है, एक तरह से वहां पर झूठ बोल देता है ये, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि पकड़ में आने से बच निकलना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा फ्रेंच लीव, मैंने कहा फ्रांस के लोगों को एक ऐसे अनुमति दी गई थी कि आप छुट्टी ले सकते हैं जब कोरोना हो तब आपको ये, तो उसी को बोलते हैं फ्रेंच लीव, यानी बिना अनुमति के एक तरह से ये। फिरंगी क्या करते थे, अलग से कुछ बेनिफिट और दिया करते थे ये सैलरी के अलावा ये। उसके बाद देखिएगा हाथ से लिया और मुंह के अंदर खा लिया, यानी कि मुश्किल से गुजर बसर कर पाना एक तरह से, मात्र गुजारा भर होना एक तरह से ये। उसके बाद गले मिलते हैं जी ये कब, जब खुशी का दिन होता है, सेलिब्रेशन डे होता है ईद के दिन, तब ये। उसके बाद देखिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर वो किसी लड़के के साथ कुछ गलत काम कर रहा था, इतने में पुलिस वाला आया एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि पुलिस वाला आया, उसने जब पूछा तो उसने कहा नहीं नहीं तो मेरी सिस्टर है जी एक तरह से ये, तो यानी कोई गलत काम करना और उसे पकड़ में आने से बच निकलना ही है, तो उसने ऐसा बोला इसलिए तो हुआ ये, तो इसका अर्थ निकलता है ये। 120 ईडीएम हो चुकी है, यहां तक कोई तकलीफ है तो आप अपनी तकलीफ बता सकते हैं एक बार ये, और कल से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी अब तक हम कर रहे थे 40-40, कल से हम इसको 45 करेंगे, फिर 50 करेंगे, इस तरीके से हम इसको रेंज में बढ़ाते चलेंगे। फिलहाल देख लेते हैं एक बार किसी की कोई दिक्कत है तो यहाँ इस जगह ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं, पीडीएफ में ट्रिक नहीं डाली, पीडीएफ में ट्रिक संभव नहीं है जी ये, ट्रिक यहाँ बोल रहे हैं उसको फिर मैं टाइप करूंगा फिर लिखूंगा तब पीडीएफ मिल गई फिर ये। ठीक है, और किसी का कुछ है तो देख लेते हैं ये इधर, ठीक है सर, मजा आ रहा है, सारे याद हैं, पहले वाले भी सारे याद हो चुके हैं। ठीक है जी, इधर वालों का देख लेते हैं। ठीक है, डेली वाली स्ट्रेटेजी बताई थी, इसमें कौन सी डेली वाली स्ट्रेटेजी बता दी मैंने, इस बैच में तो कोई बताया नहीं कुछ ऐसा ही। ठीक है, इधर और हम्म, हम्म, सब कुछ ठीक है, सब याद हो रहा है। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम कल इसी टाइम पर क्लास नंबर 4 के साथ में।
कल हम इसकी रेंज बढ़ा देंगे 45 तक ये, क्योंकि हमने जो टारगेट सेट कर रखा है उसके अंदर अंदर इसे हम फिनिश करेंगे ये। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट।